हेलो स्टूडेंट्स, वीआईपी एडुसम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि किस तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किन किन तरह के केमिकल इक्वेशंस को बनाते हैं। आज हम डिटेल में जानेंगे कि उन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। आज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की मदद से सिखाऊंगा कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है और उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे आज कि किस तरह से हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो जो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो ये है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हमने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? तो 9th क्लास में हमने जाना था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कहीं भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो ना तो नया मास बनता है और ना ही पुराना मास डिस्ट्रॉय होता है। दैट मीन्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जितना हम रिएक्टेंट डालेंगे उतना ही हमारा प्रोडक्ट आएगा, इसीलिए हमको इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी होता है। हम इस चीज को एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे कि ये कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम Fe यानी आयरन को रिएक्ट करवाते हैं H2O यानी वाटर के साथ तो ये देता है Fe3O4 फेरस फेरिक ऑक्साइड, या फिर इसको आयरन 2,3 ऑक्साइड भी बोलते हैं। और साथ ही साथ ये हाइड्रोजन गैस क्या करता है, इवॉल्व करता है, यानी इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब हमको इस मॉलिक्यूल को इस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स को हमको फॉलो करना होता है, कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स को हमको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि हम बैलेंसिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जो मॉलिक्यूल सबसे बड़ा होगा। अब इस इक्वेशन में जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है वो है Fe3O4। यहाँ पे देख रहे हैं हम तो आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 3 एटम्स है, और वहां पे आयरन का कितना एटम है, 1 एटम है। अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन का 1 एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है, आयरन के 3 एटम है, आयरन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 एटम है और यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 एटम है। हमको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमको सिर्फ आयरन को और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। देखते हैं ये कैसे बैलेंस होता है। अब जैसा कि यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ पे हमारे पास आयरन के 3 एटम्स है, तो यहाँ भी आयरन के हमको कितने एटम्स चाहिए, 3 एटम्स चाहिए। तो ऐसे ही लिख लेंगे 3Fe। अब आप पूछेंगे हमने Fe3 क्यों नहीं लिखा है? तो अगर ये Fe3 लिखते हैं तो इसका मतलब है एक आयरन के मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आयरन के एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है। आयरन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Fe होता है। हम 3 आयरन का मॉलिक्यूल लेंगे। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन में पार्टिसिपेशन सिर्फ मॉलिक्यूल्स करते हैं और डालते हम लोग क्या चीज है, मॉलिक्यूल ही है। अब यहाँ पे आयरन के 3 मॉलिक्यूल हो गए हैं। एरो के अगर इस तरफ देखें तो आयरन के हमारे पास एक आयरन ऑक्साइड में हमारे पास 3 आयरन के एटम है, यहाँ भी आयरन का 3 एटम हो गया। अब हमको बैलेंस करना है यहाँ पे ऑक्सीजन को, तो प्लस इधर ऑक्सीजन प्रोडक्ट की तरफ ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, रिएक्टेंट्स में हमको 4 एटम चाहिए। अगर 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं यानी 4H2O ले लेते हैं तो ऑक्सीजन के भी हमारे पास 4 एटम्स हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4, यहाँ पे हमारे पास आयरन भी बैलेंस्ड हो गया है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया है।
लेकिन इन दोनों को बैलेंस करने के दौरान हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन हमारा बैलेंस नहीं हो पाया है, दोनों तरफ इक्वल था। अब ये रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन का जो नंबर है, इसके एटम्स का जो नंबर है वो बढ़ गया है, तो हमको प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के एटम्स के नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। यहां देखेंगे 4 इंटू 2 8 एटम्स है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो 4 मॉलिक्यूल में 8 एटम हो जाएगा। तो हमको भी इधर हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, यानी ये जो हमारा नया इक्वेशन बना है ये अब पूरी तरह से बैलेंस्ड हो गया है। अगर हम काउंट करेंगे तो आयरन के 3 एटम्स है, हाइड्रोजन के 8 एटम्स है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। प्रोडक्ट में भी देखेंगे तो आयरन के 3 एटम्स है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है और हाइड्रोजन के 8 एटम्स है। यानी अब ये हमारा जो नया इक्वेशन बना है, नया जो केमिकल इक्वेशन हमने लिखा है वो पूरी तरह से बैलेंस है और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो आपने यहां सीखा होगा कि किस तरह से हमको इसको बैलेंस किया जाएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया, हम सबसे बड़ा मॉलिक्यूल लेंगे और उसके मदद से इसको बैलेंस करना शुरू करेंगे। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल के मदद से इसको और डिटेल में समझाने का कोशिश करता हूं। मैं आपको इसको और समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, इस चीज को, इस मेथड को, बैलेंसिंग को एक एग्जांपल लेके हम और समझते हैं कि अगर हम मीथेन को यानी CH4 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मैंने आपको बताया था कि बैलेंसिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा जो मॉलिक्यूल है वो सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं सारे मॉलिक्यूल्स लगभग एक जैसे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, वहां से बैलेंसिंग करेंगे जहां पे ऑड नंबर में है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यानी ऑक्सीजन जो है वो हमारा ऑड नंबर है। लेकिन पहले बैलेंसिंग से हम एक टेबल बना लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्योंकि इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले ये 3 एलिमेंट है। अब हम एक चार्ट बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, जिसमें एक तरफ हमारे रिएक्टेंट्स होंगे और दूसरी तरफ हमारा प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट्स में कार्बन का 1 एटम है, प्रोडक्ट में भी 1 ही एटम है। रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के 4 एटम है, प्रोडक्ट में भी 2 एटम है। रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन का 2 एटम है, प्रोडक्ट में 2 प्लस 1 यानी 3 एटम है। अब हमको इस चीज को बैलेंस करना है, हमको दोनों तरफ सेम चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, लेकिन इधर कितने हैं, 4 है, 3 है। अब सबसे पहले जो हमारा ऑड है उसको क्या करने का कोशिश करेंगे, इवन करने का कोशिश करेंगे। वहां पे हमारे वाटर में ऑक्सीजन 1 है, तो इसको इवन अगर करते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये टोटल बन जाता है 4। तो ये टोटल हमारा बन जाता है 4 एटम्स। अब क्या है हमारा, जब ये हमारा ऑक्सीजन जिस समय हम 4 कर रहे थे उसी समय हमारा हाइड्रोजन भी कितना हो गया है, 4 हो गया है, यानी इंटू 2, ये भी हो गया 4। अब कार्बन दोनों तरफ 1 है, हाइड्रोजन भी दोनों तरफ 4 है, लेकिन ऑक्सीजन प्रोडक्ट में हमारे पास उसके 4 एटम्स है, रिएक्टेंट्स में हमारे पास उसके 2 ही एटम्स है। तो अगर हम 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले लें तो हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो जाएंगे। यहाँ पे हमने ट्राई किया है कि जो एटम्स जितना बराबर अगर नहीं है तो दोनों तरफ हम कुछ वैल्यूज डाल के, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज डाल के हमने उसको इक्वल करने का कोशिश किया है। अब यहाँ पे हमने 2 डाला, वो बैठ गया तो ठीक है, नहीं अगर लगा तो फिर हम उसकी जगह दूसरा वैल्यू डालते हैं, यानी कि हम यहां तब तक वैल्यू डालते रहेंगे जब तक कि ये हमारा बैलेंस नहीं होता है। और इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड यानी हमने ट्रायल किया, अगर वो लग गया तो सही है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वैल्यू डालेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगा कि किस तरह से उस क्वेश्चन को भी बैलेंस करना है।
अब मैं आपको बताऊंगा एक और एग्जांपल के साथ कि किस तरह से इन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास पोटासियम क्लोरेट। पोटासियम क्लोरेट, अगर पोटासियम क्लोरेट हमारा टूटता है तो वो बनाता है पोटासियम क्लोराइड और साथ ही साथ ऑक्सीजन। पोटासियम क्लोरेट को अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो वो बनाता है पोटासियम क्लोराइड और साथ ही साथ ऑक्सीजन। इसको भी हम हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। अगर हम देखें हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, तो जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है वो हमारे रिएक्टेंट्स में है पोटासियम क्लोरेट, तो हम बैलेंसिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ऑड में है और अगर इवन में हमारे पास प्रोडक्ट में है, ऑड और इवन अगर डिफर करें तो हम सबसे पहले ऑड वाले को इवन में लाते हैं। यानी हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन के 3 एटम्स है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो हम कोशिश करेंगे ऑक्सीजन के एटम्स दोनों तरफ सबसे पहले सेम हो जाए। अगर हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं पोटासियम क्लोरेट के, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे 3 into 2 6 एटम्स हमारे पास ऑक्सीजन के हो जाएंगे। लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास ऑक्सीजन के 2 ही एटम है, यानी हमको 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लेना है। तो ये हो जाएगा 3O2, ये हो जाएगा 2 into 3 यानी 6 एटम्स। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन जहां पे हमारे पास पोटासियम और क्लोरीन बैलेंस था अब वो अनबैलेंस हो गया। उसको बैलेंस करने के लिए अगर हम पोटासियम क्लोराइड का 2 मॉलिक्यूल ले लें तो ये हमारा इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं टेबल बना के, पोटासियम क्लोरीन ऑक्सीजन, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट। पोटासियम के हमारे पास 2 एटम्स रिएक्टेंट्स में है और 2 एटम प्रोडक्ट में है। क्लोरीन के हमारे पास 2 एटम रिएक्टेंट में है, 2 एटम हमारे पास प्रोडक्ट में है। और ऑक्सीजन के 6 एटम रिएक्टेंट में है और 6 एटम हमारे पास प्रोडक्ट में है। यानी ये इक्वेशन हमारा पूरी तरह से अब बैलेंस्ड है। ये इक्वेशन अब आगे बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। अब जितने भी हमारे कंपाउंड्स होंगे, जितने भी रिएक्शंस होंगे जिसमें पोटासियम क्लोरेट अगर पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है, तो वो पूरा जितना भी अमाउंट लेंगे वो सब इसका मल्टीपल होगा। जैसा कि हमने 10th क्लास के हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे कि अगर किसी भी इक्वेशन का मल्टीपल लेते हैं तो वो क्या होता है, सेम होता है। उसी तरह से अगर इस इक्वेशन का मल्टीपल लेंगे तो वो सब कुछ सेम होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। आप पहले क्या करेंगे, उसको पॉज करके प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। तो इन 3 क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले अपने वीडियो को पॉज करके बनाना है, फिर सॉल्यूशन देखना है कि मैंने उसको किस तरह से बैलेंस किया है। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने बैलेंस किया होगा, अब मैं बैलेंस करके बताऊंगा। अगर आपका आंसर मैच कर गया तो आप लोगों ने सीख लिया है कि किस तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे हम, तो सोडियम सल्फेट में हमारे पास सोडियम के 2 एटम्स है और सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। सोडियम के 2 एटम्स है, सल्फर के 1 एटम्स है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। उसी तरह से बेरियम क्लोराइड में बेरियम का 1 एटम है और क्लोरीन का 2 एटम है। उसी तरफ अगर हम प्रोडक्ट में ध्यान दें तो हमारे पास सोडियम का भी 1 एटम है, क्लोरीन का 1 एटम है, बेरियम का 1 एटम है, सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 4 एटम है। हम यहाँ पर देख सकते हैं बेरियम, सल्फर और ऑक्सीजन, बेरियम, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों तरफ सेम है, सिर्फ डिफर कर रहा है जो वैल्यू वो है सोडियम का और क्लोरीन का। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स ले ले, यानी यहाँ पे 2 NaCl कर दे, तो ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा बैलेंस्ड। इसको फर्दर और बैलेंस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वहीं पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है सिल्वर ब्रोमाइड यानी Ag+Br2,
तो अगर सिल्वर ब्रोमाइड को हमको बैलेंस करना है तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं सिल्वर का यहाँ पर एक एटम है, ब्रोमीन का भी यहाँ एक एटम है रिएक्टेंट्स की तरफ, और प्रोडक्ट की तरफ सिल्वर का एक एटम है, ब्रोमीन के 2 एटम है। अगर इसको हम बैलेंस करना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले हमारा जो डिफर कर रहा है वो है ब्रोमीन। तो अगर उधर ब्रोमीन के हमारे पास प्रोडक्ट की तरफ 2 एटम्स है तो हमको रिएक्टेंट्स की तरफ भी उसके 2 एटम चाहिए, तो हमको पूरा मॉलिक्यूल लेना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट मॉलिक्यूल करते हैं। अगर हम उसकी जगह AgBr2 लिख देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा गलत। हमको क्या लिखना है AgBr, यानी AgBr ही होना चाहिए, सिल्वर ब्रोमाइड ही होना चाहिए। तो हमको उसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। अगर 2 मॉलिक्यूल सिल्वर ब्रोमाइड का लेते हैं तो यहाँ पे सिल्वर के 2 मॉलिक्यूल्स में 2 एटम आ गए हैं, तो यहाँ भी हमको कितने एटम्स लेने पड़ेंगे 2 एटम। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया बैलेंस, यानी इस इक्वेशन को और बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है MnO2 प्लस HCl, MnCl प्लस H2O प्लस Cl2, यानी मैग्नीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल हमारा मैग्नीज क्लोराइड है, लेकिन उसके सारे कंपोनेंट्स बैलेंस्ड है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो मैग्नीज ऑक्साइड है हमारे पास, और यहाँ पे वाटर है। मैग्नीज ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन के एटम्स है और वाटर में एक ही एटम है। तो सबसे पहले हमको बैलेंस किसको करना है, वाटर को। बताया था मैंने आपको, अगर एक तरफ और दूसरी तरफ इवन हो तो हम ऑड वाले को इवन कर लेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 2H2O, यानी 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम्स आ गए 2 एटम्स, लेकिन उसको इक्वल करने में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स कर दिए हमने 4 एटम्स कर दिए हैं। तो अब इधर भी हमारे पास रिएक्टेंट्स में भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स लेने पड़ेंगे, यानी कितने मॉलिक्यूल लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 4 मॉलिक्यूल लेंगे। अगर हम फिर से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दिखेगा 4HCl प्लस मैग्नीज क्लोराइड प्लस 2H2O। सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया है, MnCl2 होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन का यहाँ पे 4 एटम होगा, यहाँ पे क्लोरीन के 2 और 2 4 एटम हो गए। मैग्नीज का दोनों तरफ 1 एटम है, हाइड्रोजन के भी 4 एटम है, और ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2 एटम्स हो गए, यानी ये इक्वेशन हमारा हो गया बैलेंस। तो ऐसे ही आपके बुक्स में या फिर आपका एनसीईआरटी जो है उसमें दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन को आप बनाएंगे, और हमारे अगर कोई दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रॉब्लम डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स के डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। अब हम आगे बढ़ेंगे कि इन केमिकल इक्वेशंस के मदद से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन जो है वो हमको केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या क्या बताता है। जैसा कि पिछले एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि अगर आयरन Fe रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो देता है Fe3O4, यानी फेरस फेरिक ऑक्साइड, और साथ में वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब यहां मैंने आपको बोला है कि आयरन अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन किस स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में है, ये हमको नहीं मालूम है। ना ही हमको मालूम है कि वाटर किस स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में। हमको ये भी नहीं मालूम है कि जो फेरस फेरिक ऑक्साइड जो है हमारा किस स्टेट में है, फेरस फेरिक ऑक्साइड। इसको ये भी लिखते हैं हम आयरन 2,3 ऑक्साइड। फेरस फेरिक ऑक्साइड यानी आयरन 2,3 ऑक्साइड ये किस स्टेट में है ये भी नहीं मालूम है, और हाइड्रोजन का यहाँ गैसियस स्टेट में है ये भी हमको नहीं पता है। यानी इस रिएक्शन को और ज्यादा क्या करना पड़ेगा, हमको इंफॉर्मेटिव बनाना पड़ेगा ताकि ये हमको और ज्यादा क्या दे सके, जानकारी दे सके। तो अब हम सीखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को, किसी भी केमिकल प्रोसेस को जो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख रहे हैं उसको किस तरह से और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जा सके।
तो स्टूडेंट्स अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, यानी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव किस तरह से बना सकते हैं। तो इसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए जो जिस कंडीशन में ये सारे हो रहे होंगे वो सारे कंडीशंस लिखना पड़ेगा, और साथ ही साथ लिखना पड़ेगा कि जो हम रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स ले रहे हैं या जो प्रोडक्ट आ रहा है वो किस स्टेट में आ रहा है। तो जो सबसे पहला इंफॉर्मेशन है वो लिखना पड़ेगा कि किस फिजिकल स्टेट में ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है। मतलब जो हमारा पहला है वो है बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट क्या करना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा। 9th क्लास में या उससे पहले के भी क्लासेस में हमने पढ़ा था कि फिजिकल स्टेट कितने तरह का होता है। बेसिकली फिजिकल स्टेट जो है वो 3 तरह का होता है, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस यानी गैस। इसके अलावा एक और स्टेट पढ़ना है हमको एक्वा। तो यहां पे हमारे पास ये 4 स्टेट्स है। पहला जो है वो सॉलिड है, दूसरा जो है वो लिक्विड है, फिर गैसियस स्टेट है और लास्ट एक्वस है। अब इनको हमको इस हमारे जो केमिकल इक्वेशन है उसमें क्या करना है, इंडिकेट करना है, बताना है। अब यहाँ पे हम अगर आयरन सॉलिड स्टेट में लिख रहे हैं तो यहाँ आयरन के साथ सॉलिड तो नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। सॉलिड को S, लिक्विड को L, गैसियस को G और एक्वस को AQ। यानी जिस स्टेट में हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होगा, उस स्टेट को डिनोट करने के लिए हम S, L, G और AQ का यूज करते हैं रिस्पेक्टिवली सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस के लिए। अब यहाँ पे जो हम आयरन लेते हैं वो हमारा होता है सॉलिड स्टेट में, तो इसके पास ब्रैकेट में क्या लिखना है, S। जो हम वाटर लेते हैं तो आयरन हमेशा वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है, यानी वाटर हमारा गैसियस स्टेट में होगा। जो हमारा ऑक्साइड बनता है वो हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, और ये जो है वो हमारा गैसियस स्टेट में बन रहा है हाइड्रोजन, यानी जो गैस है वो इवॉल्व हो रहा है तो वो किस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होगा। स्टूडेंट्स अगला जो हमारा इंफॉर्मेशन के लिए जो हम उसमें डाल सकते हैं वो है इंडिकेट करना कि हीट इवॉल्व हो रहा है या रिलीज हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हीट इवॉल्व होता है यानी टेम्परेचर में क्या आते हैं, चेंज आता है, तो उसके लिए भी हमको बताना पड़ेगा कि किसी रिएक्शन में टेम्परेचर में कैसा चेंज आ रहा है। तो ये हो जाएगा बाय इंडिकेटिंग चेंज इन हीट, यानी हीट में जो चेंज है उसको क्या करना है, इंडिकेट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हीट या तो रिलीज हो सकता है नहीं तो एब्जॉर्ब हो सकता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था। फिर से मैं बता रहा हूं कि हीट अगर रिलीज होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी हीट क्या होता है, रिलीज होता है। और हीट अगर एब्जॉर्ब होता है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, यानी हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब को हम किस तरह से लिखेंगे, तो जैसे कि अगर मीथेन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये हीट रिलीज करता है। यानी अगर एक जो थर्मिक रिएक्शन हो, हीट रिलीज हो, तो हम प्रोडक्ट की तरफ लिख देंगे प्लस हीट। हमारा जो प्लस हीट है वो लिखाएगा प्रोडक्ट की तरफ, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि इस इक्वेशन में हमारा जो हीट है वो क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अब इसको हमको बैलेंस करना है। देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, इसको हमने पहले बैलेंस कर लिया है। 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेंगे और 2
वाटर के मॉलिक्यूल लेंगे। ये इक्वेशन हमारा हो गया बैलेंस। इसको अब बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। अगला जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी हीट एब्जॉर्ब होगा। अगर हीट एब्जॉर्ब होता है तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट दिया जाता है तो वो चेंज होता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी वो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है रिएक्शन के समय, यानी हम उसको हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो प्लस हीट है वो हमने लगाया है रिएक्टेंट की तरफ, यानी इंडिकेट किया जाएगा हीट। तो एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट की तरफ प्लस हीट लगेगा और इंडोथर्मिक में हमारे रिएक्टेंट की तरफ प्लस हीट लगाया जाएगा। स्टूडेंट्स अगला जो है वो है बाय इंडिकेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, यानी हम एसिड के कॉन्सेंट्रेशन को इंडिकेट करके बता सकते हैं कि जो हमारा एसिड है वो डाइल्यूट है या हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। जैसे कि अगर किसी एसिड में मिनिमम अमाउंट ऑफ पॉसिबल वाटर हो तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉसिबल वाटर हो तो उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। यानी कि किसी भी एसिड में ज्यादा पानी मिलाए और उसके इफेक्ट को ज्यादा फर्क ना पड़े, मतलब वो एसिड ही हो, तो उस एसिड को हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। और मिनिमम कम से कम पानी मिला जिससे कम से कम वो अपने प्रॉपर्टीज को शो कर सके तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। और अगर किसी रिएक्शन में हम एसिड डाल रहे हैं, जैसे दोनों तरह के एसिड्स डाले जाते हैं रिएक्शन में, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट का कोरोसिव पावर कम होता है, कॉन्सेंट्रेटेड का कोरोसिव पावर ज्यादा होता है, तो उस केस में हमको इंडिकेट करना पड़ेगा कि रिएक्शन में हम डाइल्यूट एसिड डाल रहे हैं या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाल रहे हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि अगर जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट H2SO4 के साथ तो ये देता है जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस। यानी जिंक जब रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ तो जिंक सल्फेट प्लस H2 देगा। यहाँ DIL मैंने पहले लगाया है H2SO4 से पहले, यानी इसका मतलब है कि जो जिंक है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। जो अगला है वो ये है कि अगर एल्यूमिनियम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यानी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ एल्यूमिनियम अगर रिएक्ट करता है तो वो बनाता है एल्यूमिनियम नाइट्रेट और साथ ही साथ हाइड्रोजन रिलीज करता है, यानी गैस रिलीज करता है। तो ये होगा AlNO3 का होल थ्राइस प्लस ये H2 गैस क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। यहाँ पे जो हमारा एसिड है वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है। डिफरेंट टाइप्स के एसिड जो होते हैं अलग अलग कंडीशंस में हेल्पफुल होते हैं। कहीं किसी रिएक्शन में हमको डाइल्यूट एसिड का जरूरत है तो किसी रिएक्शन में हमको कॉन्सेंट्रेटेड का है। ये DIL और CONC ये बताता है कि जो हमारा एसिड है वो डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। तो स्टूडेंट्स अगला जो है जिस तरह से हम उसको इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं वो बना सकते हैं बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस, यानी किस कंडीशन में कोई रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोगों ने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिससे प्लांट अपना फूड बनाता है। उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके बनाता है C6H12O6 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बना रहा होता है ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। ये वाटर हो गया, उधर ऑक्सीजन है। अब ये हमारा अभी पूरा नहीं हुआ है। इसमें जो है सबसे पहले तो हमको इंफॉर्मेशन ये डालना पड़ेगा कि किस स्टेट में किन कंपाउंड्स को हमने लिया है। यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्वस स्टेट में होता है, वाटर है वो लिक्विड स्टेट में होगा, ये भी हमारा एक्वस स्टेट में बनेगा, ये हमारा लिक्विड स्टेट होगा और ऑक्सीजन भी हमारा एक्वस स्टेट में आएगा। अब इसके कंडीशंस के बारे में लिखना पड़ेगा कि किस कंडीशन में ये रिएक्शन हुआ है। जैसे कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है
वो होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी पहला जो कंडीशन है वो सनलाइट है और क्लोरोफिल होना चाहिए तभी फोटोसिंथेसिस होगा, यानी दूसरा कंडीशन जो है हमारा वो क्लोरोफिल है। यानी किसी भी रिएक्शन के समय कोई भी कंडीशन जो होते हैं वो हम एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं, चाहे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो या फिर कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर हो या किसी कैटलिस्ट का प्रेजेंस हो, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट जो इस रिएक्शन को पॉसिबल करवाए या इसके रेट को फास्ट कर दे, स्लो कर दे, वो सारे कंडीशंस हम एरो के ऊपर और नीचे लिखते हैं। यानी इस कंडीशन को इंडिकेट करके हम बताते हैं कि हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो पूरा इंफॉर्मेटिव है। जैसे आप इस रिएक्शन को देख के पूरा बता सकते हैं कि कैसे क्या हुआ होगा। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन बनाने के लिए। यानी हम किसी भी कंडीशन को स्टेट करने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वे में हम किसी भी कंडीशन को बताते हैं। अगला जो प्रोसेस है इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए वो है बाय इंडिकेटिंग इवोल्यूशन ऑफ गैस या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट यानी पीपीटी। अब किसी इक्वेशन में इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है या फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन हुआ है, उसके लिए हम करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिंक अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो वो देता है हमको जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस अगर इवॉल्व हो रहा है तो उसके बगल में हम लगाएंगे एरो जो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। उसी के साथ अगर पोटासियम आयोडाइड PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, पोटासियम आयोडाइड अगर लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो देता है लेड आयोडाइड प्लस KNO3 यानी पोटासियम नाइट्रेट। यहाँ पे जो हमारा लेड आयोडाइड है वो प्रिसिपिटेट है, तो यहाँ पे जो एरो होगा वो डाउनवर्ड्स होगा, यानी नीचे की तरफ होगा। ये डाउनवर्ड्स एरो बता रहा है कि वहां पे प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है। यानी अभी मैंने आपको जो बताए हैं प्रोसेसेस, उन प्रोसेसेस को फॉलो करके हम बता सकते हैं कि हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो किन कंडीशन में हुआ है, वो किस स्टेट में थे हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, वो हीट एब्जॉर्ब किया है या रिलीज किया है, गैस का इवोल्यूशन हुआ है या फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हुआ है। यानी इसके इन सब चीजों के मदद से हम अपने किसी भी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब जो है सवाल आता है कि क्या ये केमिकल इक्वेशन हमको सारा चीज बताता है, सारा इंफॉर्मेशन देता है? तो नहीं, इसके कुछ लिमिटेशंस है। यानी ये हर एक चीज नहीं बता सकता है। जो पहला चीज है जो ये नहीं बता सकता है वो ये होता है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन कितना टाइम में पूरा होता है, यानी कौन से रिएक्टेंट कितना देर रिएक्ट करेंगे तो किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे। इसके लिए हमको ये थोड़ा सा कम पड़ता है। इन इंफॉर्मेशन के मदद से जो मैंने आपको भी बताया है, हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा केमिकल रिएक्शन अपना होने में कितना समय लगाता है। ये हमको लिखना पड़ेगा वहां स्पेसिफिकली कि हाँ हमने जिंक डाला और ये सल्फेट डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो जिंक सल्फेट बनने में इतना टाइम लगा, पूरा रिएक्ट होने में इतना समय लगा। वो हमारा केमिकल जो हमारा इक्वेशन है वो ये चीज नहीं बताता है। तो होप कि आपको ये सारा समझ में आया होगा कि हमने केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया है, किस तरह से किसी भी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस है उसको फॉलो करना है, और उनकी मदद से हम कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर लिखेंगे तो किन कंडीशंस में हुआ है, किस स्टेट में उसको यूज किया गया है रिएक्टेंट्स को, किस स्टेट में हमारा प्रोडक्ट बना है, ये सारा चीज हम उसमें बिल्कुल डिटेल में जान सकते हैं, बिल्कुल डिटेल से उससे सीख सकते हैं। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप क्या कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा या हमारे फेसबुक पेज पे हमसे पूछ लीजिएगा। सारा कुछ आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका सारा लिंक दिया हुआ रहेगा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लास्ट तक देखिए और आगे हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपको और से ज्यादा वीडियोस प्रोवाइड कराते रहे
तब तक के लिए धन्यवाद।